आप सबों को मेरा नमस्कार। क्योंकि आज का टॉपिक हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि गैस के बारे में हम बता रहे थे कि गैस जो है हमारे आंतों में कैसे बनता है। और आज का टॉपिक कुछ अलग ही है। तो टॉपिक करने के पहले जो है हम फिर से जो है अलग-अलग मेथड से रोगों को समझते हैं कि रोग आखिर क्या है? काहे कि हर तरह का कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में चलेगा, तो चाहे तो जैसा भी ट्रीटमेंट है, वो समझ में आएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर तरह से, हर एंगल से आप समझें, हर तरह से समझ के अगर समझदारी हर तरह से हो जाए, तो कोई भी ट्रीटमेंट करने में जो है ना, ईज़ी होगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब तुलसीदास का एक श्लोक है, उस श्लोक से जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं कि रोग क्या है। तो तुलसीदास का कहना है कि क्षिति जल पावक गगन शरीरा रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन, ये जो 5 तत्व है, तो ये 5 तत्वों से ही जो है हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन्हीं 5 तत्वों से, मतलब क्षिति का अर्थ होता है यानी सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद जो हो गया गैस हो गया, इथेरियल हो गया। तो ये मिला के 5 तत्व है। तो 5 तत्वों से ही जो है हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो अगर इन 5 तत्वों में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए या इक्विलिब्रियम भंग हो जाए या प्रोपोर्शनैलिटी में कमी बेसी हो जाए, तो रोग उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए क्षिति जितनी मात्रा में चाहिए, लिक्विड जितना मात्रा में चाहिए, जैसे एक पिंड है, हमारा शरीर भी एक पिंड है। तो किसी भी पिंड में अगर मान लीजिए कि किसी भी पिंड में ये 5 तत्व विद्यमान रहता है, कोई भी पिंड जगत का, या तो वो शरीर ही मेरा क्यों न हो। तो पांचों तत्वों में से किसी तत्व की मात्रा में अगर कमी आ जाता है, तो क्या होता है कि उसका जो बैलेंस है, पांचों तत्वों का जो बैलेंस है, वो क्या हो जाता है, वो भंग हो जाता है, टूट जाता है बैलेंस। और बैलेंस टूटने से जो है उसका जो प्राण शक्ति है, जो उसको एक बना के रखा है पांचों तत्वों को, तो प्राण शक्ति भी जो है इधर उधर छितड़ जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण जो है पिंड जो है एकजुट होके रह नहीं पाता। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो है ना, ये 5 तत्व है। और 5 तत्वों में अगर किसी तरह का इम्बैलेंस पैदा होता है, तो रोग जो है स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए कि रोग हमारे शरीर में न आवे, इसके लिए पांचों तत्वों को जो है बैलेंस में रखना जरूरी है। बैलेंस कहने का अर्थ है कि डेंसिटी का या प्रोपोर्शनिटी का। ये जो प्रोपोर्शनिटी है पांचों तत्वों में, वो अगर गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ाने से ही रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम अब पांचों तत्वों को जो है कैसे बैलेंस रखेंगे, तो इसके लिए हम अब आपको उपाय बताएंगे कि 5 तत्वों को जो है हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस करके रखेंगे। मान लीजिए कि क्षिति तत्वों में किसी तरह का गड़बड़ी हो जाए, तो क्षिति तत्व से जो उत्पन्न होने वाला, मान लीजिए कमी हो जाए क्षिति तत्व में, या फिर अधिकता हो जाए। जब वो अधिकता होगा तो कौन सा रोग होगा, जब कमी हो जाएगा तो उसमें कौन सा रोग होगा। तो रोगों का जो है उसी तरह जो है वायु तत्व अगर गड़बड़ा जाता है, तो वायु तत्व में अगर कमी आ जाती है या फिर बेसी हो जाता है वायु तत्व का मात्रा हमारे शरीर में, तो उससे जो है उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं हमारे शरीर में। उसमें हमसे सबसे पहला बताए कि वायु तत्व का जो है, अगर वायु तत्व अधिक हो जाए शरीर में, तो सबसे जो बड़ा रोग है, ये जो हार्ट अटैक देखते हैं आजकल, तो समझिए कि 90% या फिर 80% लोग जो है वायु दोष होने के कारण ही जो है हार्ट अटैक करते हैं। तो इसीलिए वायु तत्व की जो मात्रा है
उसको शरीर में कैसे बैलेंस में रखा जाए। उसी तरह जो है जल तत्व है हमारे शरीर में, तो जल को जो है कैसे बैलेंस बना के रखा जाए शरीर में, कहा कि जल तत्व की कमी से भी बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है। उसी तरह जो है जल के बाद हो गया, अब मान लीजिए कि इथेरियल है, तो इथेरियल भी एक तत्व है। तो इथेरियल तत्व को जो है हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस बना के रखेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसका भी हम समाधान बताएं कि ये जो है, क्योंकि हम लोग तो योग कर रहे हैं, ये योगा का क्लास है, तो योगा का क्लास में हर चीज का जानकारी होना जरूरी है कि योग जो है किस रूप में जो है काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक तत्व जो है, ये जो 5 तत्व है हमारे शरीर में विद्यमान, तो पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए पांचों तत्वों का जो है न्यूक्लियस, जिसको केंद्र कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस पर ही काम करना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियस को क्या कर ले, न्यूक्लियस में हम काम करना चालू कर दे, तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में जो है तत्वों का जो इम्बैलेंस है या फिर डिस्टर्बेंस है या फिर असंतुलन है, वो क्या होगा, हर हमेशा बना हुआ रहेगा। और अगर अगर केंद्र पर हम काम करें, अगर सेंटर पर काम करें, तो क्या होगा कि इसका बैलेंस जो है हमारे शरीर में वो बना हुआ रहेगा। तो इसीलिए पांचों तत्वों का जो न्यूक्लियस है उसको हम बता दें कि वो हमारे शरीर में ही है, बाहर नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए 5 तत्वों का जो केंद्र है, 5 तत्वों का जो सेंटर है, वो हमारे शरीर में ही है। तो एक एक सेंटर को देखें, तो इसमें जो है हमारे शरीर में जो है ये बॉडी है, ठीक है, तो ये तो हम लोगों का स्थूल शरीर है, ये जो है स्थूल शरीर है। और उसके बाद जो है इसके भीतर एक तो सूक्ष्म शरीर है, तो उस शरीर में जो है कुछ चक्र है, कुछ चक्र है, जैसे नीचे जो है, यानी केंद्र या नाभि के केंद्र में जो है, नाभि है, ये जो हार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, तो नाभि के केंद्र में जो है, नाभि के केंद्र में मणिपुर चक्र है, उसको मणिपुर नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है वायु का केंद्र है। अगर वायु की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए, तो उसको संतुलित करने के लिए जो है हमको मणिपुर चक्र में काम करना पड़ेगा। और वायु, उसके बाद आते हैं जल तत्व। जल तत्व जो है उससे नीचे है, ठीक है, हमारे लिंग जर के पास ही जो है मतलब पानी तत्व का जो है, वाटर तत्व का जो है वो केंद्र है। तो उस केंद्र पर अगर ठीक ढंग से काम किया जाए, तो हमारे बॉडी में जो है पानी का जो मात्रा है जितना चाहिए प्रोपोर्शनिटी को बना के रखने के लिए, वो सही रहेगा। तो इसीलिए उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, ये तो आगे आगे वाला क्लास में आते आते जब क्लास आगे बढ़ेगा, तो हम एक एक करके बताएंगे कि आप अपने शरीर का जो है वायु तत्व को कैसे कंट्रोल कीजिएगा योग के माध्यम से। एक तो आसन के माध्यम से हम बता रहे हैं, और तीसरा जो है आपको अक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथ के बारे में भी हम बता रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे एक एक आधार को लेते हुए और एक एक फंडा को लेते हुए हम शरीर को एकदम निरोग निरोग कैसे रखेंगे, इस पर कार्य करेंगे हम लोग। तो कहें कि हम लोगों का मकसद है कि ये मकसद है कि हर घर में जो है इस पैथी को ले जाया जाए। कहे कि इसमें जो है ये पूरा इंटीग्रेटेड एक पैथी है, इसमें एक योग है, इसमें एक नेचुरोपैथ है, इसमें अक्यूप्रेशर है। अच्छा, तो योग के माध्यम से, योग में 2 पार्ट हम लोग बताते हैं। एक पार्ट जो अभी आज बता रहे हैं, है कि योग का सिर्फ जो है आसन करना ही योग नहीं है, ठीक है। ऐसे भी जैसे हमारे ऋषियों ने, आप जानते हो कि हमारे ऋषियों ने जो है 200 साल, कोई कोई 150 साल ऐसे एकदम स्वस्थ होके जिए हैं। तो कैसे जिए हैं, जीने के पीछे तो कुछ रहस्य है। तो हम जो है अपना शरीर को जो है, ये योग का जो दूसरा वाला पार्ट आज बता रहे हैं, इस पार्ट के द्वारा भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर अग्नि तत्व का कमी हो जाए,
हमारे तत्व शरीर में अगर वायु तत्व का कमी हो जाए, हमारे तत्व शरीर में अगर सॉलिड तत्व का कमी हो जाए, तो सॉलिड के न्यूक्लियस में हम लोग कार्य करेंगे। तो सॉलिड के न्यूक्लियस को जैसे ही कंट्रोल करेंगे, अपने हाथ में लाएंगे, तो हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस पैदा कर रहा है, या हमारे शरीर में जो सॉलिड तत्व का इम्बैलेंस पैदा हो गया है या असंतुलन पैदा हो गया है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे जो रिलेटेड रोग है वो सारे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्रदेश को देखिए, इस प्रदेश में भी एक जो है ना चक्र है। ठीक है, लेकिन ये शरीर में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जो है ये हमारा स्थूल शरीर जो है कंट्रोल होता है। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे चीज है, देख रहे हैं आप, हार्ट है और बहुत सारे लंग्स है यहाँ पर है। तो अगर यहाँ जो चक्र है, तो इससे अगर हार्ट आपका गड़बड़ हो जाए या लंग्स गड़बड़ हो जाए, तो यहाँ जो है इस तत्वों पर जो है हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो किसके माध्यम से, तो योग के माध्यम से इसके न्यूक्लियस को सही करेंगे। जब ये न्यूक्लियस सही हो जाएगा तो मेरा हार्ट वाला रोग भी जो है ना वो सही हो जाएगा, हमारा लंग्स वाला रोग भी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह ये कंठ प्रदेश में, इसी तरह यहाँ देखिए ये त्रिकुटी या भ्रिकुटी है। तो इस प्रदेश में जो भी रोग होगा, जो भी रोग होगा ब्रेन में आपको, ठीक है, तो यहाँ अगर क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, इसका न्यूक्लियस को अगर ठीक कर ले हम योग के माध्यम से, तो यहाँ आने वाले सारे जो विपत्तियां हैं वो दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने प्रयोग किया है, बहुत सारे लोगों का जैसे कुछ कुछ ऐसे थे, आप लोग तो जानते हैं, कोढ़ जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसका मांस जो है किसी पार्ट से जो है, चाहे तो उंगली वाला पार्ट हो, चाहे तो हाथ वाला पार्ट हो, चाहे तो नीचे वाला पार्ट हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। उसको कोढ़ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। तो लेप्रोसी रोग में जो है, मान लीजिए कि हाथ का जो है मांस जो है अलग हो रहा है शरीर से। तो क्यों अलग हो रहा है भाई, इसके पीछे तो कुछ कारण है। तो इसके पीछे कारण है, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो पांचों तत्वों में जो है असंतुलन पैदा हो जाता है। जब ये असंतुलित हो जाता है, या इसका जो प्रोपोर्शनिटी होना चाहिए, इसका जो प्रोपोर्शनिटी होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनिटी जब क्या हो जाता है, भंग हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तब जो है ये जो मांस जो है धीरे धीरे गल के जो है वो निकलने लगता है। तो उस हालत में चूंकि ये हाथ है, तो हाथ से रिलेटेड यहाँ पर एक चक्र है, यहाँ पर एक चक्र है। तो इस चक्र पर जब इसका न्यूक्लियस में जब काम किया जाएगा, तो न्यूक्लियस में काम करने के बाद जो है वो देखिएगा कि धीरे 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 जो है ना, हाथ का पोजीशन जो है, जो मांस गल के नीचे आ रहा था, तो वो धीरे धीरे गलना जो है बंद हो जाता है। तो ऐसा हमने कई प्रयोग किए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बहुत दिन से कुछ ऐसे जगह, मान लीजिए कि कहीं दर्द हो रहा है, और दर्द जो है, दर्द का कोई कारण नहीं निकल रहा है कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने देखा, इसका प्रयोग किया, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि भाई ठीक है, आपका मान लीजिए कि हाथ में यहाँ दर्द है, छूट नहीं रहा है, तो ये हाथ हाथ जो है हमारे इस चक्र से जुड़े हुए हैं। जब ये चक्र से हम जुड़े हुए हैं, तो इस चक्र के न्यूक्लियस के पास अगर काम किया जाए, यानी न्यूक्लियस को जो अगर कंट्रोल में लिया जाए, तो ये वाला दर्द जो है ऑटोमेटिक चले जाता है। और हम अपने शरीर में भी थोड़ा थोड़ा कभी कल जब समय हमको मिलता है तो करते हैं, और लोगों को भी कराते हैं एक्सपेरिमेंट कि करो ऐसे ऐसे। पेट में किसी तरह का दिक्कत है, ठीक है, अब पेट का जो दिक्कत जा नहीं रहा है, चाहे तो वो दिक्कत कुछ भी हो, चाहे तो अल्सर हो, कुछ भी हो वो दिक्कत, तब क्या करना पड़ता है ना, तब पेट से रिलेटेड जो हमारे पास ये मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र के न्यूक्लियस में काम करना पड़ता है। और वो विधा तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसको भी मैं बताऊंगा कि आप जो है न्यूक्लियस पर जाके जो है न्यूक्लियस को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, ताकि इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया साइंस है। वो धीरे धीरे मैं क्लास में लाऊंगा, और धीरे धीरे इसको बताऊंगा लोगों को कि आप जो है योग के माध्यम से जो है, योग का जो 2 पार्ट बताए हैं, योग के उस माध्यम से भी जो है आप अपने रोग पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो आसन हो रहा है।
ठीक है। तो उस आसन में जो है, आसन में हम बताते हैं, ये बताते हैं कि आसन के द्वारा जो है विभिन्न तरह के रोगों को कैसे ठीक करेंगे। तो आसन जो है, आसन सिर्फ कार्य करता है, हमारे मानसिक स्तर पर भी कार्य करता है, और साथ ही साथ जो है हमारे जो शरीर के अंदर जो ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, सब ग्लैंड्स है बहुत सारे, तो उन ग्लैंड्सों पर भी काम करता है। तो ग्लैंड्स अगर सही हो जाता है तो माइंड भी धीरे धीरे सही होने लगता है। तो ये तो आसन का थोड़ा कमाल है। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि आपके पास कितने ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ये दो पार्ट में ऐसे बायोलॉजी ने उसको बांटा है, तो उस पर भी हम विस्तार से उसका वर्णन देंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा इन तत्वों के बारे में थोड़ा दृष्टांत मैंने आप लोगों के सामने रखा कि इस आधार पर भी आप समझे, सिर्फ जो है आसान ही नहीं है। कि योग जो है, उस दिन हम बताए थे कि पतंजलि ने जो योग का आविष्कारक सबसे पहला जो ऋषि है वो पतंजलि है। पतंजलि ने जो योग के बारे में लोगों को बताया, तो योग का उन्होंने 8 अंग बताया। तो 8 अंग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ठीक है। और तो इसी तरह ध्यान धारणा, उसके बाद लास्ट में समाधि बताते हैं कि समाधि है। तो हम लोग जो है यहाँ 8 अंगों को लेके चलने का प्रयास करेंगे कि ये जो 8 अंग है, 8 अंग सिर्फ वो ऐसे नहीं दिए हैं, बड़ा प्रैक्टिकल अंग ये है। और उसमें जो है 8 अंग हमारे शरीर में कैसे कैसे कार्य करता है। तो इसीलिए जो है पूर्ण रूप से, अगर पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होना चाहते हैं और एकदम सादगी भरा जीवन जीना चाहते हैं कि शरीर हमको किसी तरह का डिस्टर्ब ना करे, तो इसीलिए जो है योग से ही जुड़ना पड़ेगा। योग के 8 अंगों को धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे लागू करेंगे जीवन में। एकाएक तो होगा नहीं, कहेंगे हम लोग तो जिए नहीं उस स्तर पर। तो इसीलिए जो है एक एक अंग को जो है धीरे धीरे मैं उसका व्याख्या दूंगा आप लोगों के सामने, और फिर हम लोग कैसे जुटेंगे उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि कोई भी योगी को देखते होंगे, जो योगी बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उस योगी को ऐसे भी रोग नहीं होता है। क्यों नहीं रोग होता है? तो वो जो है अपना इस योग प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने रोगों को जो है ठीक कर लेते हैं, अगर वो अगर जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तब योगी जो है रोगी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि योग में हमको हर पार्ट में जो है हम एक्सपर्ट हैं, और उसमें जो है चाहे तो ये वाला पार्ट ले लीजिए, आसन वाला पार्ट ले लीजिए, चाहे तो ये वाला पार्ट ले लीजिए, दोनों पार्ट को मैं विस्तार से बताऊंगा खोल के आप लोगों के सामने, और उसको धीरे धीरे हम लाएंगे। तो चलिए, तो आज थोड़ा हम इस पर प्रकाश डाल दिए। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि इस पर आते हैं उस दिन जहां से हम छोड़े थे। तो उस दिन हम ये छोड़े थे कि कोई भी जो गैस है, गैस का बनना जो हमारे शरीर में जो है वो क्यों बनता है, उसका कारण हमने बताया कि, और उसका निदान भी बताया। निदान में ये बताया कि आप जो है आप तेल के द्वारा भी जो है, तेल अगर खाते हैं तो कच्ची घानी का तेल खाइए, और कच्ची घानी का तेल में जो है ना सबसे जो गंध मारने वाला जो प्रोटीन होता है और चिपचिपा जो होता है, और दूसरा जो है उसमें जो चिपचिपा होता है उस वो बसा होता है। तो लिपिड प्रोटीन जो है, तो लिपिड प्रोटीन हमारे एक्चुअली लीवर में ही बनता है। और लीवर जो है, लीवर के लिए तो कच्चा खाद चाहिए, तो वो तेल से ही आएगा, अधिकांश मात्रा में तेल से ही आता है। और ऐसे प्रोटीन तो बहुत सारे चीजों में पाया जाता है, और सबसे अधिक जो है जो किताबों में पढ़ा जाता है, तो सबसे अधिक जो है वो किताब जो है वो दाल के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारा चीज है, दाल से भी ज्यादा प्रोटीन है जिसमें। तो और दूसरा जो है प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन जो है, अगर अधिक मात्रा में बनेगा तो आपके अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है जिसको बोलते हैं कि हाई डेंसिटी लिपिड, तो HDL वो एक तरह का जो है कोलेस्ट्रॉल है। और वो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल की गिनती में देखा गया है। गुड कोलेस्ट्रॉल का जितना अधिक मात्रा आपके शरीर में बनेगा गुड कोलेस्ट्रॉल, तो उतना ही जो है आप हार्ट अटैक की खतरा खतरा से जो है ना बच जाएंगे।
तो इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाइए, ठीक है। उसका एक उपाय हमने बता दिया है। अब यहाँ से हम लोग आज चूंकि चैप्टर जो है, आज का चैप्टर है मतलब बर्निंग सेंसेशन। ये जो आपके आंत में जो है बर्निंग सेंसेशन क्यों होता है, जलन क्यों होता है। आप कहीं चलते हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि पेट जो है एकदम जल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है कारण क्या है, इसका कारण को थोड़ा सा समझ ले, उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ कि उस बर्निंग सेशन को कैसे आप ठीक दूर कीजिएगा। तो बर्निंग सेशन जो है एकमात्र कारण है मोर एसिडिक फूड। तो जितना एसिडिक फूड आप ग्रहण करेंगे तो उतना ही जो है आपके हाथ के अंदर जो है बर्निंग सेंसेशन बढ़ते चले जाएगा। तो दूसरा उसका कारण है मिर्च का ज्यादा लेना। अगर मिर्च जरूरत से ज्यादा आप लेते हैं, खाते हैं, तो उसके कारण से भी जो है आपके हाथ के अंदर जो है बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न होता है। और तीसरा ड्रग्स है। ड्रग्स का सेवन आप जितना करेंगे उसमें भी जो है बर्निंग सेंसेशन जो है आपके हाथ के अंदर बढ़ता है। तो ये 3 मुख्य कारण है। और इन 3 मुख्य कारणों के कारण जो है आंत के अंदर जो है, आंत के अंदर या स्टोमक के अंदर जो है वो जलन पैदा होता है। तो एसिड जो है एसिड जो है एसिड के कारण सबसे अधिक मात्रा में जलन होता है। तो हमने बता दिया था कि एसिडिक फूड को आपको कम ग्रहण करना है और अल्कली फूड को जो है ना जितना अधिक मात्रा में हो सके आप अल्कली फूड को ही ग्रहण कीजिए। तो अच्छा, उसका निवारण क्या होगा बर्निंग सेंसेशन का। अगर पेट आपका जल रहा है तो आप क्या करेंगे। तो लोग आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं, तो उसमें जो है बताते हैं कि भाई अजवाइन खा लीजिए, कोई बोलता है कि भाई ये खा लीजिए, कोई बोलता है जीरा खा लीजिए, ठीक है। तो जीरा अजवाइन से उसका निदान होता है, जीरा अजवाइन से उसका निदान नहीं होता है, ठीक है। तो जीरा अजवाइन तो ये है कि आप कारण को बंद नहीं करते हैं। अगर कारण को बंद कर दे तो सारा चीज बंद हो जाता है। तो उसका उसका जो निदान है, उसका निदान एक ही है। तो उसका निदान क्या है, आप आंत को साफ कर दीजिए। आंत अगर साफ हो जाए, सप्ताह में एक बार आंत साफ हो जाए, तो आपके आंत में कभी जलन नहीं हुआ। कभी चाहे मिर्चाई भी खा लेंगे अगर थोड़ा से थोड़ा मोड़ा ज्यादा, हालांकि कारण को तो बंद करना चाहिए धीरे धीरे। तो मिर्चाई भी अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर भी पेट जलेगा नहीं, पेट में जलन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा जो है, अब हाथ को साफ करने का मैंने मेथड बताया था उस दिन। चाहे तो संघ प्रक्षालन के दिया द्वारा कीजिए, चाहे तो एनीमिक प्रोसेस से कीजिए जिसको डूस कहते हैं, उसके द्वारा कीजिए, या फिर और उसमें बताए थे कि आप कैसे साफ करेंगे। 3-4 मेथड हमने पहला, इससे जो आगे वाला वीडियो था उसमें मैंने उसका वर्णन किया था कि आप उसको कैसे साफ करेंगे। तो हाथ का मल अगर दूर हो जाए, उसको अगर बाहर निकाल दे आप, ठीक है, काहे कि बहुत वर्षों से जो मल पड़ा हुआ है उसको निकालना जरूरी है। अगर कब्जियत हो रहा है तो फिर भी बोला अच्छा ठीक है, दिन में तो एक बार ही हम जाते हैं, ऐसे दिन में जो है 2 बार हमने बताया, ठीक है ना, कि सबसे पहला काम है कि आपको आंतों को साफ कर देना है। अगर आंत साफ हो जाए तो आंत साफ होने पर क्या होगा, ये जो बर्निंग सेंसेशन है ये एकदम सदा के लिए मिट जाएगा आपका, ये फिर कभी नहीं आएगा। चाहे तो वो संघ प्रक्षालन वाला मेथड से कर लीजिए, चाहे तो एनीमिक वाला मेथड से कर लीजिए जिसको डूस कहते हैं। एक बार डूस ले लीजिए और डूस लेने के बाद जो है ना सारा मल जो है बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जब तक सेंसेशन आपका, मान लीजिए कि सेंसेशन आज हो रहा है, तो सेंसेशन हो रहा है तो कम से कम 1 महीना तक जो है हर 10 दिन के बाद या हर 1 सप्ताह के बाद तो एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो एनिमा के प्रयोग से जो है गंदगी को बाहर कर लीजिए, बस हो गया। 1 महीना के बाद तो फिर वो आएगा ही नहीं। और उसके बाद आप योग से जुड़ जाइए, काफी है। और जीवन में नहीं होगा आंत में दर्द, आंत में सेंसेशन किसी तरह का। और दूसरा जो है, दूसरा हम उसका बता रहे हैं कि आपके आंत के अंदर अगर मान लीजिए कि बहुत सेंसेशन है, आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो उस हालत में आप क्या कीजिएगा।
तो उस हालत में ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आपका अकुप्रेशर। तो अकुप्रेशर का कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए कहाँ-कहाँ अकुप्रेशर का पॉइंट्स है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है अकुप्रेशर का, तो ये हाथ को देखिए, ये हाथ, ये हाथ के जो है इस बार जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाला, मैंने ये जो है ये जहाँ अंगूठा का अंत होता है और ये बीच वाला पार्ट, ये दोनों के बीच आइए, और इससे जो है इससे एक उंगली नाप के जो है ना यहाँ नीचे, यहाँ इस पार्ट में एक पॉइंट है, और इसी तरह इस इधर भी है, ये वाला खाली जगह पर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ गड्ढा होगा, इस पार्ट पर है। तो ये दोनों पार्ट को ऐसे दबाइए, इस तरह दबाते रहिए, अंगूठा और इसको लीजिए ऐसे करके, ऐसे दबाते रहिए। ये वाला, ये गैस के लिए भी है। इसको मात्र जो है 1.5 मिनट 1 मिनट आप प्रेशर कीजिए, तो धीरे धीरे जो है आपका सेंसेशन वो गायब हो जाएगा। और दूसरा में आज एक बहुत एकदम वाइटल अकुप्रेशर का, खास करके ये तो रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है, और अकुप्रेशर का जो खास कर मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कि हाथ जो है, हाथ हाथ में अकुप्रेशर का पॉइंट नहीं बताया गया है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है। इसको हम लोग भले आज इसको बोल देते हैं ये अकुप्रेशर वाला पॉइंट है। एक अकुप्रेशर वाला हम पॉइंट बता रहे हैं बर्निंग सेंसेशन को खत्म करने के लिए, या फिर किसी तरह का पेट में अगर दर्द हो, जलन हो, किसी भी तरह का ट्रबल हो पेट में, ये देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे तो हटते हैं, इसको देखिए, इसको देख लीजिए, इस पॉइंट को, ये है, ये नाभि है, ये नाभि का पॉइंट है, मान लीजिए कि ये नाभि है, ठीक है, ये नाभि का पॉइंट है। ये जो नाभि का पॉइंट, नाभि है, नाभि के दोनों ओर जो है ऐसे नापिए, नापने के बाद दो, 3 उंगली, 3 उंगली इधर, 3 उंगली इधर, या नाभि है तो नाभि के दोनों ओर ऐसे नाप लीजिए, नाभि है और नाभि के दोनों ओर जो है, दोनों ओर 3-3 उंगली नाप लीजिए, 3 उंगली, 3 उंगली नापे, और 3 के बाद जो है यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर साइड में ये वाला पॉइंट, और इधर से ये वाला पॉइंट, तो ऐसे आप दाबते रहिएगा, अगर ऐसे करके थोड़ा देर, ठीक है, 1 मिनट तो होना ही चाहिए, 1 मिनट से जितना आगे बढ़े, और धीरे धीरे और इसी पोज पर आप बैठ के इसी तरह धीरे धीरे जो है इसको थोड़ा सा मसाज के रूप में इसी तरह थोड़ा सा दाबते रहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे दाबते दाबते दाबते, 1-2 मिनट लगेगा। मान लीजिए कि किसी के अगर ज्यादा दाब दीजिएगा तो ये स्किन में दर्द होगा, तो उसको एकदम धीरे धीरे दबना है, और इसको प्रेशर कर दीजिए, तो इससे भी जो है ना बर्निंग सेशन, और खाना अनपच हो गया, ठीक है, खाना पच नहीं रहा है, तो ये खाना का अनपच भी जो है ये दूर हो जाएगा धीरे धीरे। और खाना के अनपच के बारे में भी हम बताना चाहते हैं, तो ये बर्निंग सेंसेशन का जो है, और दूसरा जो है, चूंकि ये 2 पॉइंट ही बताए, एक पॉइंट यहाँ पर इस जगह पर मैंने बताया और एक यहाँ पर बताया, ठीक है, इस जगह पर, तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट को दाबते रहिएगा, तो बस हो गया, एकदम क्लियर। अच्छा, अब बर्निंग सेंसेशन का समाधान के बाद जो है, अब तीसरा बताते हैं थोड़ा, ये भोजन के बारे में, या आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन जो है, क्या कि भोजन जो है हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज है। अगर भोजन ही सही समय पर होना चाहिए, अगर सही समय पर भोजन हो, तो फिर जीवन में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। वेदों के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वेदों में कहा गया है कि भोजन जो है कब सबसे ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन का टाइम है, सबसे ज्यादा भोजन अगर आप लेते हैं तो 12 बजे के पहले आप ले लीजिए। ऐसे तो 10 बजे तक बोला गया है,
कि 10 बजे तक तो ये प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति हमारे आंतों में ही रहता है। आंत के अंदर जो है हमारा जो है जठराग्नि है, जिसको आप स्प्लीन कहते हैं। तो ये जो जठराग्नि है, जठराग्नि में उस समय जो है प्राण शक्ति यही रहता है, नाभि के पास ही हमारा प्राण शक्ति रहता है। तो प्राण शक्ति अधिक रहने के कारण जो है, और प्राण शक्ति का खेला जो है हमारे शरीर में बहुत अधिक है। प्राण शक्ति के कारण जो है हम जीवित हैं, और प्राण शक्ति अगर कमजोर हो जाए तो हम रोगी हो जाते हैं। और प्राण शक्ति क्यों कमजोर होता है? प्राण शक्ति इसीलिए कमजोर होता है कि हमारे जो 5 तत्व है शरीर में, ये 5 तत्वों की प्रोपोर्शनलिटी में अगर गड़बड़ी होता है तो प्राण शक्ति धीरे धीरे वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक। और ये वीक होने के कारण जो है, तो प्राण शक्ति का रोल है जिसको वाइटल एनर्जी कहते हैं। आजकल मार्केट में जो है ना रिवाइटल का दवाई बहुत मिलता है, और लोग बहुत खाते हैं आज रिवाइटल। क्यों खाते हैं भाई रिवाइटल का दवा? अगर रिवाइटल का दवा खा के कितना दिन तक आप रिवाइटल का दवा खाइएगा, और कितना दिन तक आप प्राण शक्ति को बढ़ाइएगा। और रिवाइटल के साथ साथ जो उसका शरीर के अंदर जो है आपका कार्य करने की क्षमता है नेचुरली, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और एक दिन वो बहुत आपको इसमें डाल देगा। अब बहुत जो है मैंने उसके बगैर आप चल ही नहीं पाइएगा। एक दिन में तब आपको अभी खा रहे हैं 5 ठो, कल खाना पड़ेगा 10 ठो, फिर कल परसों खाना पड़ेगा 20 ठो। तो डेली 20 ठो रिवाइटल आप खाते रहिए, तभी ये काम करेगा। और यहाँ जो है जैसे जैसे किसी खेत में अगर मान लीजिए कि आप 1 कुंटल खाद देते हैं इस बार, तो आगे बार 2 कुंटल देना पड़ेगा। फिर आगे साल, उसके आगे साल जो है 3 कुंटल देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि खेत का जो नेचुरल क्षमता था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब 10 कुंटल भी डाल दीजिएगा, कुछ दिन के बाद जो है वो 10 कुंटल काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है शरीर में एक प्रकृति ने जो है शरीर का जो निर्माण किया है प्रकृति, तो इसमें जो है अद्भुत शक्ति दिया है। और इसमें हर हर तरह का जो है ऑटोमेटिक मशीन फिट किया हुआ है। तो आपका जो कार्य क्षमता को बढ़ाने की शक्ति है, यानी वाइटलिटी को जो बढ़ाने की क्षमता है, वो शरीर में है। काहे को ऑटोमेटिक फिट किया हुआ है शरीर में। तो इसीलिए इसको अगर कभी कल बैठ भी जाता है, आपका वाइटलिटी अगर मान लीजिए कमजोर हो जाता है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए रिवाइटल खाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए रिवाइटल जब आप नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, उसको वाइटलिटी को कैसे जगाएंगे? तो मैंने जो जोक के बारे में अभी थोड़ा बताया कि एक एक न्यूक्लियस को पकड़ना है तो वाइटलिटी जो है अपने आप तेज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वाइटलिटी जो है 12 बजे के पहले, या फिर कहिए 10 बजे के पहले, 10 बजे के 10 बजे तक हमारी जो प्राण शक्ति है, तो प्राण शक्ति सबसे अधिक जो है नाभि में रहता है, नाभि के पास। तो उस समय जो भी आप डालेंगे वो पूरा पूरी डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा हुआ रहेगा। अब जब पूर्ण रूप से खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो ये जो है, कि आयुर्वेद में एक है कि पहले जो भोजन करते हैं, भोजन से हमको रस रस मिलता है, और रस से जो है ब्लड बनता है। तो 6 ठो प्रोसेस है, लास्ट में लिम्फ बनता है। तो इस तरह 6 प्रोसेस है कि रस से जो है ब्लड बनेगा, फिर अस्थि है, मज्जा है, इसी तरह 6 प्रोसेस है। 6 प्रोसेस के बाद जो है लिम्फ बनता है। तो ये टोटली क्या होगा, पूरा रस जो है, जो पूरा रस रस जो है वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए रस का जो है ना बहुत महत्व है हमारे शरीर में। तो जितना अधिक रस होगा शरीर में या भोजन में, उतना ही अधिक ब्लड बनेगा। तो इसी तरह अस्थि है, मज्जा है, मेरुज्जा है, इसी तरह 6 ठो प्रोसेस है, लास्ट में बनता है लिम्फ। तो खैर, तो 12 बजे के पहले आप भरपेट खाना खाएं। अच्छा, दूसरी बात जो है 12 बजे के बाद जो है आप भोजन अगर करेंगे 12 बजे के बाद,
तो उसमें अल्प अल्प भोजन कीजिए, काहे कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, 12 बजे के बाद खाना खाने का समय है नहीं। तो इसीलिए जब भी वहाँ भोजन करेंगे तो बहुत अल्प मात्रा में भोजन लें, ठीक है? 1 बजे के बाद तो लेना ही नहीं चाहिए कोई भोजन, 1 बजे के बाद बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए आपको, काहे कि उसका काम करने देना चाहिए। खाना को जो पचाएगा, वो आपके शरीर का वाइटैलिटी है। तो वाइटैलिटी को एक बार पचाने का समय दीजिए, उसके बाद उसको खाली छोड़िए वाइटैलिटी को, काहे कि शरीर में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है? पैदा हो रहा है। प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन जो है पूरा गड़बड़ी होता है। तो पूरा गड़बड़ी को दूर करने के लिए जो है हमारे पास जो वाइटैलिटी है, वाइटल फोर्स है शरीर का, ठीक है? वो उसका काम है रिपेयर करना। आपके घर में कहीं पर छेदा हो गया है, मान लीजिए, तो छेदा को कौन भरेगा? कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ज़्यादा टॉक्सिन जम गया है, तो इस टॉक्सिन को कौन दूर करेगा? तो इस टॉक्सिन को दूर करेगा आपके शरीर के अंदर का वाइटैलिटी। तो वाइटैलिटी को समय नहीं दीजिएगा, ताकि इस वाइटैलिटी जो है सबसे पहला काम यही करता है कि आप जो भी चीज़ डालते हैं शरीर में, तो सबसे पहले वाइटैलिटी वहाँ चले जाता है और वाइटैलिटी उसको पचाने का प्रयास करता है, ठीक है? तो वो 24 घंटा अगर भोजन को पचाने में लगा हुआ रहे, तो बाकी बात जो शरीर में जो गड़बड़ी हो रहा है कहीं-कहीं, कहीं टॉक्सिन जम रहा है, कहीं कुछ जम रहा है, ठीक है? तो उसका काम कब करेगा वो? उसको कब दूर करेगा? तो इसीलिए उसको छोड़िए थोड़ा देर, ठीक है ना? कि दूसरा भी काम करे, रिपेयरिंग वाला, शरीर का रिपेयरिंग वाला भी कार्य करे। इसीलिए 24 घंटा भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का आदत है कि आदत तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही आजकल आजकल के डॉक्टर ही बता देते हैं कि आप बीच-बीच में खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। अरे भाई, आदमी कितना खाएगा? ठीक है? खाने की एक सीमा है और उसको पचाने की भी एक सीमा है। तो जो भी चीज़ आप बार-बार खाएँगे तो वो पड़ा हुआ रह जाता है और वो शरीर में जो है ना विष पैदा करता है, ज़हर, टॉक्सिन पैदा करता है शरीर में। तो इसीलिए बार-बार खाना नहीं है और रात्रि के समय जो है वो बहुत अल्प भोजन करना है। अब रात्रि के समय जो है, अब भोजन भोजन का समय निश्चित हर दिन रहना चाहिए। काहे? काहे कि हमारे आंतों में जो है, आंतों में एक तरह का वाइब्रेशन है, इस तरह का वाइब्रेशन। मान लीजिए आप 12 बजे खाना खाते हैं, तो आप देखिएगा कि डेली 12 बजे जो है ना, वो आंत जो है शुरू हो गया डिमांड करना, भोजन डिमांड करना। तो एक रिदम है, तो इस रिदम में जो है, ये रिदम है, तो उसी रिदम में जब आप क्या करेंगे, भोजन को डालेंगे तो खटाखट पचा लेगा। अब 12 बजे के बाद ये रिदम जो है धीरे-धीरे क्या हो जाता है, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद धीरे-धीरे उसके बाद भूख खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 12 बजे खाना था आपको, अब 12 बजे किसी कारण आज खा नहीं पाए, अब 2-3 बजे आप खाना खा रहे हैं, देखेंगे कि अब 1 बजे तक धीरे-धीरे जो है ना भूखे खत्म हो जाएगा आपका, भूखे नहीं लगेगा उसके बाद, ठीक है? काहे कि हमने नेचुरोपैथी में बहुत लोगों को हम कराते हैं, तो जो लोग भोजन नहीं कर पाता है, 2-4 दिन का फास्टिंग कराते हैं कभी-कभार, तो हम बोले कि 1 दिन दिक्कत होता है, 1 दिन के बाद दिक्कत नहीं होता है फास्टिंग में। तो दूसरा दिन भी जब वो फास्टिंग करता है तो उसको अब भूख नहीं लगता है, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है वो। तो इसी तरह जो है, शरीर का रिदम जो है जब भंग हो जाता है तो फिर उस समय वो डिमांड नहीं करता है आप, और जब डिमांड नहीं करता है, तो भूख नहीं लगता है, भूख का जो है ना एहसास नहीं होता है आदमी को। तो रिदम को, इसीलिए रिदम को डिस्टर्ब मत कीजिए, तो 12 बजे के पहले भरपेट भोजन कीजिए, जितना खाना है खाइए, ठीक है? और 10 बजे के पहले औरो खाइए। अच्छा, रात्रि के समय बहुत अल्प भोजन लीजिए, ये आपका सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। और बार-बार जो है, बार-बार ये होना नहीं चाहिए कि बार-बार आप मत खाएँ, काहे कि बार-बार अगर खाएँगे, काहे कि बार-बार खाने से वाइटैलिटी जो है धीरे-धीरे ऊपर उठ जाता है, धीरे-धीरे ऊपर उठ जाता है। जैसे-जैसे 1, 2, 3 इधर ऊपर आ जाता है, तो उस समय यहाँ से आने में, वाइटैलिटी को उसको पचाने में बहुत ही हो जाता है। तो इसीलिए शाम के समय बहुत अल्प लीजिए। अगर भोजन मान लीजिए कि 4 बजे आपको भूख लग जाती है, उस समय हल्का कुछ खा लीजिए। तो हल्का चाहे तो फल कोई चिबा लीजिए, अभी गर्मी का दिन है तो कोई फल फल जो है ना, फल को ही चिबाइए जो मोर अल्कली हो। तो ये है जीवन का रूटीन। जीवन में कब क्या खाना चाहिए, काहे कि अधिकांश जो है
नेचुरोपैथ में ये कहा गया है कि मनुष्य जो है अपना कब्र जो है अपने दांतों से खोदता है, अपना दांत से ही खोदता है। तो ये कहावत है उसमें। तो इसके साथ आज हो गया पूरा पूरी ये सिस्टम कि खाने का भी सिस्टम थोड़ा बता दी हम कि खाना कैसे खाएं, और एसिडिक तो खाना नहीं है, और धीरे धीरे अल्कली भोजन की तरफ बढ़ना है। तो आज का क्लास को जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबों को मेरे तरफ से नमस्कार।